हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन एकेडमी के नाम से जानते हैं। बात करें हम सीटेट सेकंड पेपर की, और इसमें हम एसएसटी की क्लास को लेकर चलेंगे, जिसमें प्रैक्टिस हम करेंगे और प्रैक्टिस के साथ हम उसे डिटेल में पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। उसकी पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, प्रैक्टिस पर आने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है। जो पेपर आपका हो चुका है जनवरी में, ठीक है ना, जो जनवरी को पेपर हुआ था 2024 में, उस पेपर का हमें सबसे पहले एनालिसिस करना है। उसके बाद हम इसी के आधार पे हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें, देखिए इस पेपर में आपका 31 से 90 तक आपका क्या होगा, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर बात करें यहीं पे, तो जो साइंस साइड से स्टूडेंट होंगे उनका साइंस होगा 31 से लेके 90 तक, ठीक है ना। और हम एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एसएसटी जो है 31 से आपका 90 तक आपका ये प्रश्न होगा सोशल स्टडी से, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं आज। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और लास्ट में मैं बता दूं, क्लास आपको अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और इसमें अगर बात करें, पहला क्वेश्चन है आपका, हमारा सौर परिवार, ठीक है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किन किन खगोलीय पिंडों से बना है? तो ये सूर्य ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर बना है हमारा सौर परिवार। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो ये सामाजिक विशेष अधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। इस जो है सवालों विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिया पूरणम, ठीक है। पेरिया पूरणम एक तमिल कृति है, यानी रचना है। हमें किसके बारे में जानकारी देती है पेरिया पूरणम कृति? तो ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसकी रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो ये आपका ताराबाई सिंधे के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण क्या होगा? इसका चयन कीजिए। इसे संभव करने के लिए उन्नत औद्योगिकी का विकास हो चुका है, इसलिए यह रीज़न है इसका कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे रेल मार्गों का निर्माण होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से आपके अब जो पेपर बन रहे हैं इसी पैटर्न पे बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रश्न होता है ना, ये टाइम गेनिंग होता है और इसको समझने में आपको टाइम लगता है। फिर आपका कथन पढ़ना है, उसके बाद उसका कारण देखना है, व्याख्या भी देखना है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो कथन और कारण से इस पेपर में आपका लगभग आपका 10 से 11 प्रश्न आ चुके हैं, और अभी आप जब करेंगे तो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो कथन दिया है आपका, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता जो है अध्यक्ष बन चुके थे, ठीक है ना, 3 बार। और इसके अलावा बात करें कारण क्या है, तो यह व्यावसायिक और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो ये बात सही है, लेकिन जो कथन है ये गलत है, और ऑप्शन आपका जो है ए गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें से दो ऐसी कौन सी गैस है जो कि ज़्यादा पाई जाती हैं? तो ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। वायुमंडल में 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% आपका पाया जाता है ऑक्सीजन, बाकी जितना है वो अदर गैस पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो 78% यानी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसके बाद आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है ग्लोब, मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र या रग्बी गेंद। तो वास्तविक जो निरूपक है ये हम अपनी पृथ्वी के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो ये हम ग्लोब के माध्यम से ही जानते हैं। ठीक है ना। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ग्लोब पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो ग्लोब के माध्यम से ही आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाते हैं पृथ्वी को लेकर। तो ग्लोब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जिससे हम पृथ्वी की वास्तविकता को जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ग्लोब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1929 में। ठीक है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की जो आयु रखी गई न्यूनतम कितनी है, ये क्रमशः बताना है। यानी यहाँ पे पुरुष पूछा है तो सबसे पहले पुरुष का बताना है, महिला बाद में पूछा है तो महिला का बाद में बताना है। तो पुरुष का 18 वर्ष और महिला का कितना 16 वर्ष बताया गया। किसमें? 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गेहूँ। ठीक है ना। गेहूँ और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम जो साक्ष्य है निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले? तो ये आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी यानी हिल्स में मिले थे। ठीक है, ये आप जानते हैं भारत के किस इलाके में पाया जाता है? अच्छा, ये आप जानते हैं भारत के ठीक है, ये जो इलाका होता है भारत का, ठीक है ना, ये जो इलाका है भारत का ये, ठीक है ना, भारत का जो ये सीमा है और पाकिस्तान के जो सीमा में ये सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ है? पाकिस्तान में ही हैं। ठीक है ना। तो इधर में आपका पाया जाता है कि सुलेमान और किरथर हिल्स। इसमें सबसे पहले गेहूँ और जौ का जो फसल है उगाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है, यह बताना है। तो पवन निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति करती है। ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन देना है और अभिकथन में अगर बात करें तो अभिकथन है, देखिए अब दूसरा ये अभिकथन आपका आ चुका है। ठीक है, दिया है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाई लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ठीक है, क्योंकि कारण दिया है 1966 में पंजाब भी विभाजन दो राज्यों में हुआ पंजाब का। ठीक है, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये बात आपकी अगर करें तो दोनों ही आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, दोनों ही आपकी सही हो जाएंगी ये बात। और बात करें यहाँ पे, एक मिनट, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बात करूँ तो दोनों सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है ना कथन का, व्याख्या जो कारण है ये व्याख्या नहीं करता है। कारण तो सही है और कथन भी सही है, लेकिन आर है जो ये कथन एक ही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन और वायु इत्यादि से फैलती है उसे आप क्या कहते हैं? तो जल, भोजन और वायु से फैलने वाली जो बीमारी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है ये संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है ना, संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कथन दिया हुआ है और कथन में दो कथन है। पहला कथन है 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला।
नेक्स्ट है, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो ये दोनों ही बात आपकी सही है, ठीक है ना, दोनों ही बात आपकी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो संसाधनों की खपत को घटाना, ये बात सही है कि संसाधन की खपत को कम करिए, संसाधनों की खपत को यानी संसाधनों के जो उपयोग है उसमें वृद्धि करना। तो उपयोग में वृद्धि करेंगे तो फिर तो खपत होनी ही होनी है, और हमें क्या करना है, संसाधनों की खपत को कम करना है। संसाधनों का पुनः चक्रण भी करते हैं और वस्तुओं का पुनः उपयोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। तो शंकुधारी वन नहीं उगते हैं, शंकुधारी वन आपके टुंड्रा प्रदेशों में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये बात सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, ये बात भी सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, ये बात भी सही है। और यहाँ पे बी, सी, डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे प्रश्न में किसी भी प्रश्न को करने का तरीका आपका सीटेट में यही है कि अगर आपका प्रश्न निगेटिव पूछता है, अगर आपका निगेटिव आंसर पूछ रहा है प्रश्न में, तो आप निगेटिव ऑप्शन को ही देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पॉजिटिव आंसर मांगता है तो आप पॉजिटिव आंसर पे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका आपका बेस्ट होता है। आपको अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो भी आप अगर प्रश्न को निगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आप समझ लेते हैं तो भी आप ऑप्शन को टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है अगर आपको प्रश्न पेपर में नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोपहर का जो सूर्य होता है ये ठीक सिर के ऊपर होता है, इस वजह से पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है और कथन से ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। दो कथन आपके, पहला कथन है वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना, 1864 ईस्वी में, कहाँ पे? मद्रास में। दूसरा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये बात भी सही है। तो दोनों ही आपके सही हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण, कथन से फिर से प्रश्न आ गए, ये तीसरा है। तो इस तरीके के पैटर्न भी पेपर में देखने को अब मिलने लगे हैं। तो ये जो मैंने रखा है प्रैक्टिस से पहले आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ये इसीलिए रखा है कि क्योंकि इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को अब मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपको समय के साथ साथ आपको ध्यान रखना है इन प्रश्नों पे, ठीक है। बात करें ऑप्शन की, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया, जेम्स मिल ने। दूसरा है, इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। क्या ये बात सही है? तो ये दोनों बात ही सही हैं, ठीक है ना, ये दोनों बात सही हैं। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को 3 भागों में उन्होंने बांटा, प्रकाशित किया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, ठीक है ना। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कथन से और कारण से प्रश्न आपका फिर से आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये प्रश्न आपको, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले 1 लाइनर ही होता था आपका प्रश्न, ठीक है ना, जिसमें आपका 4 ऑप्शन होते थे, आप क्लिक करके आप आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब आपका ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपना समय कहीं ना कहीं लगा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, ठीक है ना, और कन्फ्यूज़न वाला भी प्रश्न होता है ये। कथन है, जनजातियों की संस्कृति परंपरा जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं,
क्योंकि कारण बत पूछ रहा है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये दोनों ही बात इनकी जो है सही है, ठीक है ना। ये दोनों ही बात सही हैं। और बात करें यहाँ पे व्याख्या की, तो इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, तो किसके कारण? भौगोलिक सामीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण या भाषाई समानता के कारण? तो ये आपका सभी सही हो जाएगा, ठीक है ना, सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे आप HSRA कहते हैं, ठीक है ना, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है और सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें, HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये बात भी सही है। फिर आपका आता है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात भी सही है। लेकिन उसी बात को यहाँ पे घुमा दिया है फोर्थ ऑप्शन में, पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ऐसा नहीं है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ही हुआ था। और यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव पूछा है, तो हमें नेगेटिव आंसर ही देना है, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न को करने का तरीका आपका यही है। अगर सीटेट में अगर पेपर दे रहे हैं और अगर पहली बार भी आप पेपर दे रहे हैं, तो इस ध्यान में आपको यही रखना है, अगर आपसे प्रश्न में निगेटिव पूछ रहा है तो आप निगेटिव पे आंसर करेंगे, अगर पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव पे। जैसे कि इस प्रश्न में निगेटिव आंसर प्रश्न है, तो निगेटिव आंसर पे ही हमें जाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बना दे सकती है? तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो पदार्थ को, किसी वस्तु अथवा या फिर किसी पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो उपयोगिता या फिर प्रयोज्यता जो होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये आपका संसाधन बनाता है किसी भी वस्तु या फिर पदार्थ को। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन और कारण से आपका प्रश्न है और कथन दिया है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए हैं, ठीक है ना। कारण है उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो कारण तो इनका सही है और कथन भी सही है, व्याख्या भी इसका सही है, ठीक है ना। तो व्याख्या हो रहा है। और बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, बात करूँ अगर, ठीक है, बात करें अगर ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन और कारण से है आपका, कथन है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ऐसा कथन है, ठीक है ना। महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बात सही है। कारण है राजस्व वसूली तथा कंपनी तथा इसके पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को, ठीक है, ना कि जमींदार को, बल्कि ये उल्टा है, जमींदार को दी गई थी ना कि गांव के प्रधान को, ठीक है ना। तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है इसमें जमींदार को ही दिया गया था। जो राजस्व कर वसूली होता है, कंपनी को जो टैक्स देना होता था, ये सारे जो चीज़ें हैं जिम्मेदारी, ये जमींदार को दी जाती थी महालवाड़ी बंदोबस्त में। और इसको चलाया किसने था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने चलाया था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कथन तो सही है, ठीक है ना। कथन की बात करें, ये आपका सही है, पहला सही है, लेकिन जो आर है ना, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट,
एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो विश्व का धान्यागार कहते हैं प्रेयरी को, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे घुमाकर भी पूछ सकता है। और इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में कार्य में सहायक परिस्थितियों का चुनाव करना है। तो प्रेयरी जो घास के मैदान है ये आपका कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका में। ठीक है ना, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियाँ पूछा है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसा है क्या। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। इस कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी होती है। तो ए और बी जो है ना ये नेगेटिव आंसर है, और हमें बी और सी पॉजिटिव दिख रहा है, तो हमें पॉजिटिव पे जाना है, ना कि नेगेटिव पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है ना ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो ये आपका मान लीजिए ग्लोब है, और इस पर जो रेखाएं खींची जाती है ये 0 डिग्री है। उसके बाद आपका ये सारी अक्षांश रेखाएं, जितनी भी बड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, अक्षांश होती हैं। और जितनी भी आपकी जो क्या कहते हैं, जितनी भी आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो पूछा है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में, ठीक है, जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं, यानी कौन सा उद्देश्य है। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, ऐसा है क्या। ग्लोब पर डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं भाई, ग्लोब पर डिज़ाइन क्यों बनाना, ये कोई रीज़न नहीं है। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, तो हमें सुंदर क्यों बनाना है। ठीक है ना, ग्लोब को हमें सुंदर नहीं बनाना है, बल्कि हमारा काम क्या है, हमें जानकारी प्राप्त करना है ग्लोब से। हम ग्लोब को वहीं तक यूज़ करते हैं जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए और आपका थर्ड है ना ये सही हो जाएगा। पृथ्वी पर कोई भी स्थान आपको ढूंढना है तो आप ग्लोब पर जाएंगे। ठीक है ना, ग्लोब से ही आप जानते हैं महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में। अगर आप पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर पढ़ते हैं तो आपको जो है मैप और आपका ग्लोब का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है ना, ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है आपको। ऑप्शन ए और थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बात करें तो ये आपका थर्ड ही सिर्फ सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन ए। तो यहाँ पे पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। ठीक है ना, तो ऐसे कौन सा चीज़ है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल को बनाए रखता है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के जो चारों ओर जो वायु हैं उसको बनाए रखता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है ना, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण, फिर से आप बात करेंगे कथन और कारण पे। और कथन कारण में देखें तो रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। आप कोई भी काम करने में, किसी ऐसे काम करने में परफेक्ट हैं जो रूढ़िबद्ध विचार रखने वाले लोगों को नहीं पसंद है, तो वो अपनी रूढ़िबद्ध धारणाएं आप पे थोपना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, जैसा कि अभी भी होता है। ठीक है ना, आपके साथ हो रहा होगा और बहुत लोगों के साथ हो चुका होगा
और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं से लड़ना ये आपकी लाइफ में चलता रहता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट हों, आप अगर डांस पसंद करते हैं और किसी कोई व्यक्ति है जो बहुत पुरानी जो है रूढ़िबद्ध धारणाओं को रखता है कि नहीं डांस नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करने से ऐसा होता है, वो करने से ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। तो ये आप अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपको रोकता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तर्क की, तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को देखने, उनके स्किल्स को देखने के लिए रोकती हैं, क्योंकि आपका उनका थॉट बन जाता है एक रूढ़िबद्ध धारणा। उनको जो सोचना होता है वो वही सोचते हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो ये बात दोनों ही सही हैं और आर एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश पटसन, जिसे आप जूट कहते हैं, तो भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए, ठीक है। तो पूछा है कि पटसन की वृद्धि में कौन सा इसमें से सही होगा, जो कौन सा इसमें सहायता प्रदान करेगा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं, अगर आप नहीं भी आप जो है पश्चिम बंगाल में, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जूट आपका कहाँ पर होता है भारत में, तो ये पश्चिम वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में सेकंड नंबर पे आपका कहाँ पर होता है, तो बिहार में होता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर में आपका कहाँ पर, बिहार में होता है भारत में, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो ये आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है यहाँ पे, उच्च तापमान भी होता है और जो है आर्द्रता भी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। भारत और जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में। लेकिन थोड़े थोड़े अगर बात करें इससे कम अगर देखे जाए तो यूपी में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। आप देखेंगे जब बारिश का जो मानसून होता है उस टाइम पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गांव के एरिया जब जाएंगे तो छोटे छोटे तालाबों में पटसन को भिगो के रखे होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम तक उसे भिगोया जाता है, फिर उससे जो रेसे होती हैं वो निकाली जाती हैं, ठीक है। तो इससे आपका ये भी आप अगर आप नहीं पढ़े तो भी आप कहीं ना कहीं आप इसे अपना जो है आंसर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। बारिश को लेके तो अगर आप उच्च तापमान इसको चाहिए तो निम्न तापमान का यहाँ पे काम ही नहीं है, ठीक है ना। निम्न तापमान का यहाँ पे काम ही नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका ए बी डी सही हो जाएगा, लेकिन सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए बी डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉजिटिव पूछा है तो हमें पॉजिटिव आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आत्मन का, ठीक है, आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये पूछा है इंसोलेशन को पढ़ाने का, ठीक है ना। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, तरीका क्या रहने वाला है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है प्रदर्शन, ठीक है ना। प्रदर्शन सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीज़न दिया, कथन और कारण फिर से दिया, और मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि आपको सीटेट में कथन और कारण से प्रश्न आप अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी को तो हार्ड लेवल कहेंगे, आपका यही होता है हार्ड लेवल। सीटेट में ऐसे ही आपके पेपर को हार्ड किया जाता है। और अभी तो आपका लास्ट ये आप मान के चलिए आपके जो है पुराने पैटर्न पे आपका चल रहा है पेपर। अब जो नीति जो आई है अब उसके आधार पे ही आपके पेपर लिए जाएंगे। तो अब वो देखना बाकी है कि आपका 2025 में जब पेपर होता है, नेक्स्ट टाइम जुलाई के बाद आपका सीटेट जब पेपर होता है, तब आपके पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपका उस टाइम पे आपका पैटर्न भी चेंज होगा और सब जो सिलेबस होता है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ये पेपर को निकालना है, ताकि आप 2025 तक आपको पेपर देने के लिए रहना ही ना पड़े। बात करें यहाँ पे
कथन की, तो विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कहने का मतलब ये है कि जो विद्या विशेष है यानी सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा विषय आपका आ जाता है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये बात आपकी सही है। अगर आप 10th, 9th, 11th, 12th में अगर पढ़े होंगे तो सामाजिक विज्ञान से ही हमारा जो बुक होता था वो आता था, और एसएसटी जिसे हम कहते थे, ठीक है ना। इस एसएसटी में आपका सारा चीज़ आ जाता था, जिसमें इतिहास होता था, भूगोल होता था, राजनीतिक विज्ञान भी होता है और अर्थशास्त्र भी होता है, ठीक है ना। तो ये सामाजिक विज्ञान में होता है, ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर है आपका कारण, इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध होता है। तो अंतर संबंध भी होता है, देखिए आपस में संबंध होता है, तभी तो ये सामाजिक विज्ञान के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बात भी आपकी सही है और RA की व्याख्या भी कर रहे हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं। तो ये लोकतंत्र के बारे में पूछा है। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, या राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो प्रथागत प्रक्रिया आपका नेगेटिव जो ऑप्शन है ये है। और यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव की, तो ऑप्शन A, B, C सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों और ब्यौरों और व्यक्तिगत पत्र की भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है स्रोतों के बारे में, तो सही कथन जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, वे अधिक ठोस प्रकृति के भी होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। ऑप्शन A, D सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से फिर से आपका एक और प्रश्न। और यहाँ पे बात करें, खुली पुस्तक की परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो ये बात सही है। जो खुली पुस्तक परीक्षा होती है ये रटंत विद्या को साइड करती है, किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित करती है। ये आपका सही है। कारण, क्योंकि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन यहाँ पहले से नहीं करनी पड़ती ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे आपका जो है आपको ये तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे पहले पेपर हो चाहे बाद में हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका जो कारण है ना ये आपका गलत हो जाएगा, जो कारण है ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन D आपका सही हो जाएगा। A आपका सही है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ A आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान बताना है। और रिक्त स्थान की बात करें तो ये मेरे हिसाब से ये अभी मेरे सामने जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया है, तो ये अभी पेपर ये देखने को मिला है, इतने जो है इतने जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से ये पहला प्रश्न दिखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा आपका उसमें आ गया है रिक्त स्थान में, ठीक है ना। इसके पहले भी कुछ पेपरों में मिले हैं, लेकिन 2024 में आपका ये पहला पेपर है जिसमें कि ऑप्शन दिया जो है आपका प्रश्न रिक्त स्थान से। और इसमें पूछा है, एक डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो यहाँ पे आप कुल मिलाकर अगर नहीं भी आता है तो आप नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव को ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर सतर्क और सजग जनता का आवश्यक है तो ये लोकतंत्र में ही हो सकता है, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी एक तंत्र, राजतंत्र, गुणतंत्र ये आपके तीनों के तीनों नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यह राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित बताना है। और इसमें निम्नलिखित कथन दिए हैं, ठीक है ना, प्रश्न दिए हैं, आकलन करना है इस पर। और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, सही बताना है।
तो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाले बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो इस प्रश्न पे आकलन करना है, ठीक है ना। दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक जांच की जो है ज्ञान की जांच करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पहला ए है ना, ये संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि जो बी है ये ऑप्शन तथ्यात्मक ज्ञान की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका अगर आपसे पूछता है कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है, तो आप अपने विचार लिखेंगे, और विचार में आप जानते हैं सबके विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप वाद विवाद करते हैं या फिर बहस से किसी तरह का अलग होता है। विधानसभा में होने वाली बहस जो होती है किस तरह से अलग है, ये अगर ये पॉइंट भी आप रखते हैं तो भी विचार अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग विचार, सबके अलग अलग आंसर होंगे। लेकिन अगर बी देखा जाए तो आप सभी के एक ही आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनिधि उस निर्वाचित प्रतिनिधि का जो है के लिए शब्द प्रयोग करना है, जो कि सदस्य जो है सत्ता दल का सदस्य नहीं होता है, बल्कि फिर भी वह सरकार के फैसलों में क्या करता है, सवाल उठाता है। तो यहाँ पे ये तथ्यात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के टाइम पे समय में ये बताना है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया, क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पुस्तकों से? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है? तो अगर बात करें सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की, तो ये पाठ्यक्रम के रूपरेखा कितनी विस्तृत है इस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि बाकी जितने भी कौशल हैं पाठ्यपुस्तक से ये मानक पाठ्यपुस्तक हैं, किस मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, इन सारी चीज़ों पे बात जो है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में देखा जाता है। तो ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री जो चार्ट है अति उपयुक्त रहेगा? तो ट्री जो चार्ट है ये आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चारों के वितरण के लिए, या फिर शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, या एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, या आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो पेपर है ना सीटेट का, ये आपका टाइम गेनिंग अब पेपर आने लगा है, और इसमें हमें एक एक ऑप्शन को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक एक ऑप्शन को समझना है, तभी जाके हम जो है एक अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं पेपर का, तभी हमें पता चलेगा हमें कहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, कितना पढ़ना है, कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ों का बारे में हमें पता चलेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी सही हो जाएगा। इसलिए हमें सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर लगा के टिक चले जाएं, ठीक है ना। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव आंसर देना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपसे प्रश्न नेगेटिव पूछ रहा है तो आपको नेगेटिव आंसर ही करना है। अगर आपसे पॉजिटिव पूछता है तो आपको ऑप्शन में पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। नेगेटिव की बात करें अगर, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता के बारे में सही नहीं बताया है, तो यह विद्यार्थी के अंक आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित है, तो ऐसा नहीं है, यही बात आपकी सही हो जाएगी। यही नेगेटिव है तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपका मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं पर का भी आकलन करता है। तो ये तीनों ही पॉजिटिव है, लेकिन अंक के आधार पर मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात आपका गलत है और यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है,
दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्यकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गर्मिया में और समानता का व्यवहार किया जाए वे हैं। तो समानता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्यकृत समूह बल दे सकती हैं, इनमें आपका पहला हो जाएगा समानता का अधिकार और दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन ए और डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो समावेशी कक्षा के बारे में पूछा है, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तकों से, तो केवल मैंने बोला था अगर पॉजिटिव प्रश्न है तो आपको पॉजिटिव पे जाना है, तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव है। केवल की बात आ जाता है तो आपका निगेटिव हो जाएगा। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल समाज, तो ये बात भी गलत है। आसपास के उदाहरणों से बचना, आसपास के उदाहरणों से बचना, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी उदाहरण से बचना नहीं है, बल्कि उदाहरण तो आपके लिए जो है बेनिफिट होता है। उदाहरणों से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो उदाहरण हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन बचना नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना। आपका आंसर जो है ये पॉजिटिव आपका आंसर मिल रहा है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य, तो यहाँ पे अगर बात करें महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, या फिर नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो है आंसर, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखती हूँ इसका आंसर। देखिए ऑप्शन में तो जो है आपका थर्ड दिया हुआ है, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो है आपका जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य से पूछा। अच्छा, कौशल आधारित, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौशल आधारित की बात है तो ये नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, या फिर यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो है आपका सभी सही। यहाँ पे यहाँ पे बात करें गारंटी की बात नहीं होती, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए बी सी आपका सही हो जाएगा, डी आपका गलत है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करना, ये बात गलत है, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय और बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या फिर भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद। तो यहाँ पे बात ये है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जिसकी वजह से जो न्यायपालिका है ये बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उन तत्कालीन उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान, ये ठीक है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, और आपका हो जाएगा, ठीक है।
और आपका रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो ऑप्शन ए, सी और डी आपका सही हो जाएगा, लेकिन बी सही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये बी आपका जो है ये तत्कालिक उपाय नहीं है। ठीक है ना, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कथन से, फिर से क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन और कारण में बात करें, भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए। तो ये बात सही है। आप जानते हैं गांव के किसानों के हर साल आत्महत्या के मामले आते रहते हैं। तर्क कारण क्या है इसका? मानसून का अभाव और कर्ज यानी ऋण चुका पाने की अक्षमता यानी ऋण न चुका पाना, इसकी वजह से किसानों में दुखों का कारण बनती है और जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों बात सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन और कारण से प्रश्न है और मैंने बताया था कथन और कारण से खूब भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं आपके। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो ये दोनों बात सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है ना, इसलिए सामाजिक विज्ञान ज़रूरी है। अगर आप बात करें बच्चों के अंदर संवेदनशीलता लाते, किसी के प्रति प्रेम और भय या फिर आप रिस्पेक्ट, जो भी चीज़ें आप विकसित करना चाहते हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान उस बच्चे को पढ़ाइए, उससे बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। ठीक है ना, समाज के बारे में सीख जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तथ्यों की स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। तो तथ्यों की स्मरण पर कम बल देना चाहिए और समझने पर ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए, ये बात आपका सत्य है। संकल्पनाओं की स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, समझने पर फोकस करना चाहिए, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को भी रखना चाहिए। तो ये ए और बी ऑप्शन यानी थर्ड आपका सही हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये आपका नेगेटिव है, ये आप नहीं लेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। रीज़न क्या है इसका? वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, इसलिए या वे स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समय पर भत्तों की मांग के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि स्थायी जो कर्मी होते हैं उनकी तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, दोनों ही अधिक परिश्रमी होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ए बी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हंसियाई समुदाय के छात्र भी हों? ठीक है ना, हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, इसलिए जब आप हास्याकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना है? ठीक है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस ना कर सकें, तो वो असहज महसूस कर सकते हैं, तो ऐसा उन्हें फील नहीं कराना है। ठीक है ना, दूसरी बात, इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। और तीसरी बात है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा भी महसूस करते हैं, तो ये बात भी हो सकती है, इन सभी को ध्यान में रखना है। लेकिन आप विद्यार्थी के साथ जबरन अनुभव साझा नहीं करा सकते। ठीक है ना, अगर उसका मन है तो साझा करेगा, नहीं मन है तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, बाकी आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए बी सी यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण बोला है, यह प्रायः उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। इसका उपयोग
कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या फिर यह सीखने में आने वाली प्रश्नाओं की पहचान में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों में परिचय कराया जाता है। तो ये माध्यमिक जो उच्च स्तर होता है, यानी 6 to 8 से आप देखेंगे तो वहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। 1 to 5th तक आपका ईवीएस पढ़ाया जाता है। 1 to 5th तक आपने ईवीएस पढ़ा, उसके बाद आप 6 to 8 तक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आप जो है आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। और हालांकि पढ़ना की बात आ गई तो आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, इन सब लेवल को पढ़ के आप आए हुए हैं, तभी आप यहाँ पे हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पे उन्हें भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पॉजिटिव पे जाना है हमें। देखिए, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में जो है हस्तक्षेप कर सकता है, ये बात सही है। राज्य और धार्मिक ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत। आपका ऑप्शन जो है ए और डी सही हो जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है, ठीक है ना। ए और डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 आप करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। तो सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में बताना है, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना तथा तर्क करने के कौशल विकसित करता है, या तथ्यों को याद रखने में। तो तथ्यों को याद रखना नेगेटिव है, और विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करना ये भी बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो सटीक आंसर है वो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना होता है, ठीक है ना। जो फील्ड वर्क होता है, इससे लाभ क्या होता है आपका, ये छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समाज के विशिष्टता का श्रेय जाता है। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसे जाता है। जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, उच्च नीच की कम उपस्थिति को। तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को ऐसा नहीं है, बल्कि आपका बी सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं। तो परियोजना कार्य की विशिष्टताएं बतानी है। ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती हैं। परियोजना कार्य घर पर ही करने, तो घर पर ही की बात आ जाती है, तो ये तो बात गलत हो जाती है, नेगेटिव की बात आ जाती है, गलत हो जाएगी। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल विकास में मदद करती है, ये बात सही है। तो ए और सी आपका पॉजिटिव आंसर दे रहा है, और हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। मीडिया की भूमिका को, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी, विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करना, ये बात भी आपको कर सकते हैं, और पहला भी आप कर सकते हैं। लेकिन छात्रों का से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना, ये बात नहीं सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए और बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न, ठीक है, परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। परिप्रश्न के उपागम के संदर्भ में सही है। कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीके का पता लगाने में मदद करता है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है और यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। ये बात भी आपकी, तो यहाँ पे जो डी है ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे अगर बात करूँ इसका आंसर जो है, ठीक है ना, इसका जो आंसर है तो ये आपका ए और बी हो जाएगा। यहाँ शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ऐसी बात भी नहीं है। ए और बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास की। हमारे क्लास पसंद आई होगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जाने से पहले, ताकि जितनी भी क्लासेस हमारी आएँ आपको मिलनी चाहिए, ठीक है ना, आप तक टाइम से पहुंचने चाहिए। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त किए, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी बना देगा? या ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी लोगों दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? भारत कब विकसित होगा और गरीबी कब? तो यहाँ पे थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा कि जो गरीब लोग हैं ये मेहनत क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत क्यों नहीं करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है, आपने 31 से लेके 90 तक आपने प्रश्न किए और SST आपका 60 प्रश्न आता है SST में, ठीक है ना। तो हमने जो आज किया ये आपका जो पेपर हुआ था 2024 में जनवरी को जो पेपर हुआ है आपका अभी जल्द ही, उस सेकंड पेपर का SST का हमने ये एनालिसिस किया और इस बेस पे ही हमें अब प्रैक्टिस करनी है अपने आगे की क्लास की। और ये पेपर आपका जुलाई में होना है, तो जुलाई में होना है इसका मतलब हमें अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है और प्रैक्टिस के साथ हमें डिटेल्स भी देखना है, ठीक है ना। तो वो हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ हमारा क्लियर होता चला जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर को करने के लिए, ठीक है ना। अगर सीटेट में आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, आपने 3 महीने प्रैक्टिस कर लिए तो आपका पेपर क्लियर होना डेफिनेटली है, ठीक है ना। तो सेशन अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा हमें। और आपको अगर इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट पे भी आपको ये एनालिसिस क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और सब्जेक्ट नाम भी डाल दीजिएगा किस सब्जेक्ट पे आपको जो है क्लास चाहिए, ये भी आपको मिल जाएंगे डिटेल के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है और ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।